हाय एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन लोग देखते हैं लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। अगर यह हम टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तो हमें अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझने के लिए हमें ये टर्म समझने होंगे। तो ये हर जगह काम आएंगे। जब तक हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब तक ये टर्म्स हमको मिलते रहेंगे। तो इसमें से पहला है व्यावसायिक इकाई। कौन सी है व्यावसायिक इकाई? तो यह क्या होती है? व्यावसायिक इकाई या क्या होती है? तो वह संस्था जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय निरंतर रूप से कर रहे हैं या वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य होता है, तो उसको या उस संस्था को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक इकाई। तो व्यावसायिक इकाई समझ में आई, या इसको एंटिटी बस लिखा आता है इकाई, तो वही है। फिर दूसरा है व्यावसायिक लेन देन। या यह क्या होता है? व्यावसायिक लेन देन वह क्रिया होती है या ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिसमें व्यवसाय वित्त कमाता है या धन अर्जन करता है, जिसमें वित्तीय स्थिति व्यवसाय की परिवर्तित हो जाती है। उन आर्थिक क्रियाओं को हम व्यावसायिक सौदे या व्यावसायिक लेन देन या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो हम क्रय एवं विक्रय करते हैं या उत्पादन के पश्चात विक्रय करते हैं, उसको ही हम व्यावसायिक ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्यावसायिक सौदा भी इसको कहा जाता है। फिर तीसरा है परिसंपत्तियाँ। तो परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं? संपत्तियाँ वह वस्तुएं होती हैं जो व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया या फर्नीचर हो गया, मशीनें हो गई। ये सब क्या होते हैं? संपत्तियां होती हैं। ये व्यवसाय को चलाने में बहुत ही यूज़फुल होती है। अगर यह संपत्तियां नहीं होंगी तो व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता है, चाहे जिस प्रकार का व्यवसाय हो। अगर व्यवसाय छोटा है तो उसमें छोटे छोटे असेट्स यूज़ होंगे। अगर व्यवसाय बड़ा है तो बड़े आकार के असेट्स प्रयोग किए जाएंगे। अब असेट्स 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी संपत्ति और दूसरा है चालू संपत्ति। तो स्थायी संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में लंबे समय तक प्रयोग की जाती है या लंबी अवधि के लिए इनको क्रय किया जाता है। व्यवसाय में यह रखी हुई होती हैं, यह कब विक्रय करने के लिए नहीं की क्रय की जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है व्यवसाय के संचालन क्रियाओं में सहायक होना। तो स्थायी संपत्ति हम समझ गए। अब स्थायी संपत्ति के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, टाइपराइटर या ऐसे ही जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं जो लंबे समय के लिए उपयोगी होती हैं, उन संपत्तियों को हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। फिर दूसरा है चालू संपत्ति। तो चालू संपत्तियां क्या होती हैं? वे संपत्तियां जो पुनः विक्रय के उद्देश्य क्रय की जाती हैं या 1 वर्ष के भीतर हम इसको कई बार क्रय एवं विक्रय करते हैं, उन संपत्तियों को चालू संपत्तियां कहते हैं। इनका हम कई बार रूप परिवर्तन कर सकते हैं 1 वर्ष की अवधि में। जैसे कि कैश हो गया यानी रोकड़ हो गया, कच्चा माल हो गया या प्राप्य बिल हो गया। ये सभी क्या होती हैं? चालू संपत्तियां होती हैं या करंट असेट्स होती हैं। फिर हम देखते हैं स्थायी संपत्ति के भी और प्रकार हैं। तो स्थायी संपत्ति के 2 और प्रकार होते हैं, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति क्या होती है? वे संपत्ति होती है जो
दिखाई देती है, जिसे छुआ जा सकता है, व्यवसाय में उपयोगी तो होती है संचालन क्रियाओं में, परंतु इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? मूर्त संपत्ति। जिसका स्वरूप भौतिक होता है उसे हम मूर्त संपत्ति कहते हैं या टेंजिबल असेट्स कहते हैं। तो टेंजिबल असेट्स में कौन कौन सी संपत्तियां होती हैं? भवन हो गया यानी बिल्डिंग, लैंड या प्लांट या फर्नीचर, ये सभी क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। फिर हम देखते हैं अमूर्त संपत्ति। तो अमूर्त संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिनको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इनका, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि व्यवसाय को चलाने में इस संपत्ति का भी बहुत योगदान है या हेल्पफुल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति कौन सी संपत्ति होगी? गुडविल होगी, पेटेंट होगी, ट्रेडमार्क होगी, ये सभी क्या होती हैं? पूंजीगत प्रकृति की होती हैं और इसमें किया गया खर्चा पूंजीगत व्यय भी होता है और इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं कि ये हमारे व्यवसाय को चलाने में हेल्पफुल होता है। तो संपत्तियां समझ में आ गई क्या आप लोगों को? फिर इसके बाद है चौथा देयताएं। क्या है? देयताएं यानी कि लायबिलिटीज, जिसको हम दायित्व भी कहते हैं। तो दायित्व क्या होती हैं? ये वे ऋण होते हैं व्यवसाय के, जो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, परंतु व्यवसाय को चुकाने होते हैं, अपने स्वामियों के प्रति होते हैं या अन्य व्यक्तियों के प्रति दायित्व होते हैं जो चुकाने होते हैं व्यवसाय को, उसको हम देयताएं कहते हैं या लायबिलिटी कहते हैं। अब देयताएं भी तीन प्रकार के होते हैं। चालू देयताएं यानी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वे लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें हम कम अवधि में या 1 वर्ष के भीतर चुकाने के लिए तैयार हो या चुकाना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? चालू देयताएं या करंट लायबिलिटी। जैसे ओवरड्राफ्ट या बैंक का लोन हो गया और या माल के लिए लेनदार हो गए, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स या क्रेडिटर फॉर लोन्स, जो कि किसी भी व्यावसायिक संस्था का भी हो सकता है या वित्तीय संस्था का हो सकता है, या व्ययों के लिए लेनदार हो सकते हैं कि व्यय जो करने थे हमने किए नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग, ये भी चालू देयताओं में ही आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। फिर दूसरा है गैर चालू देयता, नॉन करंट लायबिलिटी। इसको हम फिक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं या स्थायी दायित्व भी कह सकते हैं। ये ऐसे दायित्व होते हैं जो 1 वर्ष की अवधि के पश्चात चुकाए जाते हैं, उनको हम गैर चालू देयताएं कहते हैं। यानी कि ऐसे दायित्व जिनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, जो 1 वर्ष की अवधि के पश्चात चुकाना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैर चालू देयताएं। जैसे कि स्वामी की पूंजी या कैपिटल, हम जिसको कहते हैं ऑनर्स कैपिटल, ये भी, या और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो सकती हैं, दीर्घकालिक उधारें, ये सब क्या होती हैं? गैर चालू देयताएं। फिर तीसरा आता है संयोगिक दायित्व। अब संयोगिक दायित्व क्या होता है? यहाँ पे ES कटा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। संयोगिक देयताएं या दायित्व कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो किसी भी विशेष घटना यानी इवेंट के आने पर ही यह उत्पन्न होती हैं। इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि यह दायित्व है भी, यह दायित्व किसी घटना के
घटने पर उत्पन्न होते हैं, उस पर घटना पर निर्भर होते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या संयोगिक दायित्व। इनका ये कोई भी वास्तविक दायित्व नहीं होते, फिर भी इनको चुकाना पड़ जाता है अगर यह उत्पन्न हो गए हैं तो। जैसे कि इसमें क्या है, न्यायालय में चल रहे विवाद यानी कि मुकदमा चल रहा है, उसमें हार गए हैं तो जो दायित्व उत्पन्न हुए हैं उसको हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहेंगे। फिर भुनाए गए बिल में, अब भुनाया गया है बिल और उसमें अनादरित हो गया है तो उसका जो चार्जेस लगेगा वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आएगा। फिर देखते हैं पांचवा आहरण, तो ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या होता है, तो ये वह क्रिया होती है या वह स्थिति होती है जहाँ पर व्यवसाय का स्वामी या बिजनेस का ओनर स्वयं के प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स या कैश व्यवसाय से निकाल लेता है तो उसको हम आहरण कहते हैं। आहरण क्या होता है, तो स्वामियों द्वारा स्वयं के प्रयोग से निकाले गए माल या रोकड़ को ही हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं या आहरण कहते हैं। फिर आगम, तो आगम क्या होता है, यह रेवेन्यू होता है, यानी कि जो व्यवसाय द्वारा विक्रय करके प्राप्त हुआ माल, प्राप्त हुआ रोकड़ होगा या प्राप्तियां होंगी, उनको ही हम क्या कहते हैं, आगम। इसमें वे आगम नहीं शामिल होती जो विक्रय, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होती है। इसमें सिर्फ हम जो संचालन क्रियाओं से आगम प्राप्त करते हैं, जो व्यवसाय की मुख्य क्रिया है, उन क्रियाओं से जो हम आगम प्राप्त करते हैं या रेवेन्यू होती है, उसी को ही हम आगम कहते हैं। यह रेवेन्यू नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है यह आगम। तो यहाँ तक क्या हमारा यह डिलीवर किया हुआ कंटेंट समझ में आया या नहीं आया, यह कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।